मेथड है एरर ढूंढने का। अगर आपका कोई बग आता है प्रोग्राम में या कहीं पे एक मिस्टेक हो जाती है प्रोग्राम में, फिर आप चाहते हो उस प्रोग्राम को, उसमें एरर को क्या करना, रेक्टिफाई करना। आपको पता है जो विद इन द मेन आपने वो प्रोग्राम इन प्रोसीजर लिखा होगा, इन सीक्वेंस में लिखा होगा, जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल मेथड। तो सीक्वेंस में आपने वो प्रोग्राम लिखा होगा लाइन बाय लाइन इन द मेन बॉडी। तो आपको पूरे की पूरे लाइन वन बाय वन चेक कर रहे हैं कि किस लाइन में एरर है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि जहां पर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होंगे एक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स में, तो वहां पर ऐसे मतलब एरर्स ढूंढना एक बहुत बड़ी टास्क है। इट कैन टेक आवर्स, मंथ्स एंड ईयर्स टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली इज। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शंस बनाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, हर एक प्रोग्राम के मॉड्यूल्स बनाते हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर सब मॉड्यूल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि अगर कहीं किसी मॉडल में कोई फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, वी कैन डायरेक्टली गो टू दैट मॉडल एंड वी कैन रेक्टिफाई देयर rather than to go one by one in the line. We can go directly to the model where exactly the error is. तो हमें पता चल जाएगा कौन सा मॉडल हमें वर्क नहीं कर रहा है, कौन सी फंक्शन हमें वर्क नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं, वी कैन डायरेक्टली गो विद दैट फंक्शन एंड फाइंड वेयर एक्चुअली द एरर इज, वेयर द बग इज। तो उस चीजों के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक्चुअली ये भी पीस ऑफ कोड है, लेकिन हम अलग अलग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, हर एक चीज के लिए अलग अलग फंक्शन डेवलप करते हैं, ताकि अगर कोई एक चीज ना चले तो हमें पता है किस फंक्शन में था और फंक्शन क्यों नहीं चल रहा है, तो वहां पर हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो फंक्शंस का होना यहाँ बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कहाँ पर? इट इज अ वेरी इजी टू डेवलप एंड इट इज वेरी इजी टू फाइंड द बग इन द प्रोग्राम एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एज वेल एज टू फाइंड द बग इन द प्रोग्राम। तो हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो परसों मैंने आपको बताया था एक्चुअली क्या है फंक्शंस, तभी मैंने यही बोल दिया है, a function is actually a block of a code जो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम में बनाते हैं, फिर कब रन करते हैं, जब उसको कॉल करते हैं। वहां पर मैंने तीन चीजें आपको बता दिए थे। हमारे पास होता है एक फंक्शन डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन कहाँ करते हैं, मैन से पहले हम डिक्लेयर करते हैं, और फिर कॉल कहाँ पर करते हैं, मैन में उसको कॉल कर लेते हैं उस फंक्शन को। और डेफिनेशन कहाँ पर होती है इसकी, इसकी डेफिनेशन होती है विद इन द मैन, ये भी होते हैं इसके डिक्लेरेशन के बीच में। तो उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। ये इसका एक सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वहां पर बेस्ट हम समझेंगे एक्चुअली व्हाट एक्चुअली द फंक्शंस आर। तो यहाँ पर आप जब देखोगे, तो मैंने यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड व्हिच रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, ठीक है। यू कैन पास द डेटा, उनको जो आप पास कर रहे हो उस फंक्शन में कोई डेटा पास कर रहे हो, उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, या उनको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं कभी कभी, पैरामीटर्स, पासिंग पैरामीटर्स द फंक्शन, ठीक है ना, इनटू अ फंक्शन। या कभी कभी हम किस लिए हमें चाहिए, देखो फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग ऑफ द कोड। मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, रीयूजिंग ऑफ द कोड। आपने एक फंक्शन क्रिएट की, उस फंक्शन के रिलेटेड अगर आपको प्रोग्राम में बार बार वो कोड यूज करना पड़ा, तो आपको सिर्फ कॉल करना है, वो कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू कैन रीड इट, यू कैन राइट इट वंस एंड यू कैन यूज इट मेनी टाइम्स। तो इसी को हम बोलते हैं यू कैन डिफाइन द कोड एट वंस। एक बार आपने उस कोड को डिफाइन किया, एक फंक्शन क्रिएट की, फिर प्रोग्राम में जहां जहां आप उस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी बॉडी ऊपर डिफाइन की गई है, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन है, दैट इज द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि हम देखो C++ के पास और एक फंक्शन होती है, लेकिन ये फंक्शन और वो फंक्शन में फर्क है। जो फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन, दैट इज आवर मेन, दैट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, वो तो ऑलरेडी है, क्योंकि कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर के जब से पहले, जहां से पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, दैट इज फ्रॉम द मेन। फिर मेन में आप जब फंक्शन कॉल करता है ना, उसके बाद उसको पता चल जाता है मेन से ही वो फंक्शन जब करता है, कहां पर आपने वो कोड ऊपर लिखा होगा फंक्शन से बाहर। लेकिन हालांकि एग्जीक्यूशन, एवरी एग्जीक्यूशन बिगिंस विद द मेन बॉडी, ठीक है ना। मेन से हर एक एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की हो जाती है। तो इसीलिए देखो, वी कैन क्रिएट बाय योर ओन फंक्शन, आप क्रिएट कर सकते हो उनको, आप यूजर डिफाइंड फंक्शन भी नाम दे देते हो। कोई भी फंक्शन आप क्रिएट करते हो, आपको सम करना होगा, यू कैन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड सम and you can put some variables like x and y, and later you can add these and y, or you can divide this x and y. It depends upon you who can create this function and use these variables when you want to add, you want to perform some other operations too. तो वहां पर आप ये चीजें देखोगे कि हम फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। तो सिंटैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन के रिलेटेड। देखो हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नेम होता है और हम एक दीज पैरेंथेसिस डाल देते हैं। तो इसको बेहतर समझते हैं हम सिंटैक्स में कि कैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। देखो व्हाई जरूरी है, रिटर्न टाइप, डेफिनेटली एवरी फंक्शन कंटेन्स रिटर्न टाइप। अगर आप इंट देते हो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा वो वैल्यूज। आपने पैरामीटर में अगर x और y का वैल्यू दिया होगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा x और y।
हालांकि जब आप वाइड डिक्लेयर करते हो देयर इज नथिंग टू गेट रिटर्न, तो आपको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझोगे यहाँ पर कि कैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। देखो माय फंक्शन इज नथिंग बट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। द नेम ऑफ द फंक्शन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सम, इट कैन बी सबट्रैक्ट, इट कैन बी योर नेम, you can put the function name as per your name. What is the work actually, based on that work you can give the name of the function. तो अगर एडिशन कर रहे हैं तो सम दूंगा, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन दूंगा, कोई कुछ और काम करना होगा, क्रिएट टेबल करना होगा तो मैं फंक्शन का नाम टेबल दूंगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, इट डिपेंड्स अपॉन योर द प्रोग्राम you are going to execute. So based on that you can give the names of the functions. So I see this is the best way how to declare the functions. This is the, like you must give the return type. Return type maybe it may be integer, it may be character, it may be a void. So here sorry void and integer. So void यहाँ पर आपने दे दिया, it means you doesn't need to return the value at end, but here you can give this is the name of the function and this is the opening and the closing braces, and this is actually the function, this is the opening and this is the closing braces of this function is, and all the codes are written here within these two opening and closing braces. So that is the code to be executed इसको बोलते हैं, और we can say this is the body of the function. ये जरूरी नहीं है आप लोगों का code to be executed, you can write here also body of the function. ये function की एक body होगी जहां पर हम कोई code लिखते हैं। देखो फिर मैंने define किया what is actually my function। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है my function is actually the name of the function, है ना, कोई भी नाम आप रख सकते हैं यहाँ पर। my function is actually the name of the function. void means that the function does not have a return value, आपको return करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन when you give int you have to return the values which you are using in the function. When you are using x and y variables, at the end you have to return x and y. So inside the function body उसको बोलते हैं body, you can add the code and define the function should do. और यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो कि अगर आप एडिशन होते हैं यहाँ पर लिखोगे आप sum x plus y, तो it means कि depends upon the function कि आप फंक्शन कौन सी डिफाइन करते हैं, based on that function you can write code accordingly. तो ये तरीका है बेस्ट इसको फंक्शन को क्रिएट करने का। तो जानते हैं उसके बाद में ये हमने बताया कि अगर एग्जाम में भी लिखोगे बिल्कुल ऐसी तरीके से लिखना है। यू कैन डिफाइन द फंक्शन व्हाट एक्चुअली इट इज, यू कैन गिव द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन एंड आप सिंटैक्स को फिर नीचे एक्सप्लेन भी कर सकते हो व्हाट इज द पर्पस ऑफ these three codes which are used in the function. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो हम जाएंगे एग्जांपल पे। एक फंक्शन छोटी सी एक फंक्शन देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक फंक्शन क्रिएट किया है, ना नीदर एडिशन नॉर नथिंग, और सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने किया है, एक प्रिंट मैसेज कराने के लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट की है। तो देखो कैसे, मैंने सबसे पहले देखो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइड, देखो यहाँ से आपका प्रोग्राम हो गया या आपके हेडर फाइल्स होंगे, ठीक है ना, ये तो आपको लगा नहीं लगनी चाहिए, हो ना हो, दिस लाइब्रेरी फाइल शुड बी डिफाइंड फर्स्ट, लेटर ऑन यू कैन देखो। अब मैन कहाँ पर, आप देखो मैन यहाँ स्टार्ट है, हालांकि मैन कहाँ पर होना चाहिए, पहले हम पहले सब कुछ लिखते मैन में, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। देखो द फर्स्ट वन इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, मैंने एक फंक्शन क्रिएट की, उसका नाम रखा माय फंक्शन। उस माय फंक्शन मैंने एक कोड क्या किया, एग्जीक्यूट किया। क्या किया, मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट जिसको आप बोलते हैं सी में, तो यहाँ पर हम सी आउट बोलते हैं। इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रिंटिंग मैसेज। क्या मैसेज कर रहा हूँ, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। और ये कोड किस में हमने एग्जीक्यूट किया, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा मैसेज मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट मैं कैसे कराऊंगा, मैं मेन में गया, मैंने मेन में क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर ये जरूरी है, जब भी आप कोई, ये जरूरी नहीं है एक फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन वाइड फंक्शन थी, उसके बाद में और एक फंक्शन क्रिएट करोगे, जितने फंक्शन आप यहाँ पर क्रिएट करोगे उतनी बार आपको मेन में उनको कॉल करनी पड़ेगी उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सपोज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, यहाँ पर ही बताऊंगा लास्ट में, मैं ये इतना ही रखूंगा, लेकिन सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास सुनना, ठीक है ना, ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस फंक्शन को फिर से मैं क्या करूंगा, पेस्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका था नाम था माय फंक्शन, इसका नाम रखूंगा मैं माय फंक्शन 1। मैंने और एक फंक्शन क्रिएट की, इसमें कहा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड अगेन लिखूंगा, मैंने और एक स्टेटमेंट। अब मुझे बता मेरे पास कितने फंक्शन, एक फंक्शन ये वाली फंक्शन हो गई, अब दूसरी फंक्शन मैंने क्रिएट की, उसका नाम डिफरेंट होगा, माय फंक्शन 1। फिर अगर आपको क्या करना है, अब आपको प्रिंट करना है, इस फंक्शन को भी करना है, इस फंक्शन को भी करना है, तो कहां करोगे, मेन में, क्योंकि आपको मेन में क्या करना है, मेरी बात सुनो, आपको मेन में इसको कॉल करना है। क्यों मेन में कॉल करना है, क्योंकि एवरी एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम द मेन। तो सबसे पहले कंपाइलर कहां जंप करेगा, मेन में जाएगा, फिर मेन में इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा माय फंक्शन। तो ये समझेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द माय फंक्शन, इट कैन जंप टू द माय फंक्शन, ये यहाँ पर पूछेगा माय फंक्शन, यहाँ पर पूछेगा, फिर इसके अंदर जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करके देगा, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इतना ही कोड एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो अब दूसरे फंक्शन को भी चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे मैं कॉल करूंगा, जरा मुझे बताओ। मैं ये लिखूंगा, फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन
बहुत इंपॉर्टेंट, माई फंक्शन, उसका नाम मैंने 1 रखा था, माई फंक्शन 1। इट मीन जितने जितने फंक्शंस आप यूज कर रहे हो उतनी बार आपको कॉल कर, जब मैं इसको कॉल कर, देखो सबसे पहले क्या प्रोग्राम कंपाइलर करेगा, इस फंक्शन को पढ़ेगा, तो कहाँ जा रहा है, जंप करेगा, नेम ऑफ द फंक्शन माई फंक्शन, तो माई फंक्शन में चला जाएगा, फिर माई फंक्शन के कोड्स को रीड करेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में उसको पता चल जाएगा यहाँ तक की फंक्शन है, ठीक है ना, वाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बिकॉज द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड दिस इज द बिगिनिंग एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस फंक्शन। तो वहां पर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, दिस आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूट कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपाइलर उसको देगा, फिर वापस आएगा मेन में, अब मेन में फिर से पढ़ेगा माई फंक्शन 1, अगेन फंक्शन कॉल हो रही है, अब ढूंढेगा ये कहां पर है, अब यहाँ पर उसको पता चलेगा माई फंक्शन 1 यहाँ पर है, अब इसके कोड को अब एग्जीक्यूट करेगा। तो जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, दूसरी प्रिंट मैसेज क्या होगी, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड अगेन। दिस इज द पर्पस ऑफ द फंक्शन, once you define the function or once you declare the function, you have to call the function। कॉलिंग द फंक्शन, कहां से हम कॉल करते हैं फंक्शन को, फंक्शन को कॉल करते हैं हम विद इन द मेन। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे विद इन द मेन, इट मींस कि वो फंक्शन विल बी नल एंड वाइड। व्हाई नल एंड वाइड, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू कॉल द फंक्शन। तो बिफोर क्रिएटिंग अ फंक्शन यू मस्ट कॉल द फंक्शन फ्रॉम इन द मेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मैं वही लिखूंगा जो हमारा, ठीक है ना। देखो ये मैंने एक डेफिनेशन दी, मैंने एक फंक्शन क्रिएट की, दैट विल बी द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। जब इस वाले कोड को आप बोलेंगे, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, बिकॉज फंक्शन डेफिनेशन इज नथिंग बट वी कैन डिफाइन द फंक्शन, व्हाट आर द कोड्स दैट आर रिलेटेड टू द फंक्शन, वी कॉल इट फंक्शन डेफिनेशन, एंड देन लेटर ऑन दिस विल बी द फंक्शन कॉल। दिस फंक्शन कॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मींस by using a function three that the first one is the declaration, and the second one is the definition, and the third one is the function call. Both function declaration as well as the function definitions, they are outside the main, and function call should be within the main, so that we can call the function and we can call the values that has been defined by the function. So that is very very important and related to the function. यहाँ पर आप easily understand करोगे actually how functions works. तो ये जरूरी नहीं है, एक सिंपल सी मैसेज मैंने प्रिंट की थी, अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखता, यहाँ पर देखो माय फंक्शन का नाम लिखा मैं ऐड, तो ऐड किन को करता था मैं, x प्लस वाई, फिर यहाँ पर उसको क्या करता माय फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करता सी आउट x प्लस वाई। तो ऑटोमेटिकली आप समझोगे जो भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, तो इस फंक्शन की सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होती है, इसकी डिक्लेरेशन होती है, हाउ फंक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड, दिस इज द वे that is called the syntax of the function. It must have some return type, whether you want to put the void or you want to put the main before the function, then function name and within these two parentheses, but there is no opening and closing of this parentheses। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, no opening and closing of the parentheses, ठीक है ना। ये फंक्शन है हमारी। मुझे बताओ आप में से किसको समझ आया कि फंक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, समझ आया ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो सिंपल सा मैंने लिखा है, फंक्शन क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया एक्चुअली हाउ फंक्शंस कैन work। function call is one of the most important part of the program, because जब तक ना फंक्शन को कॉल करोगे, इट मीन कि जो फंक्शन के कोड्स हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। जब आप फंक्शन को कॉल कर, इसका मतलब यही हुआ कि आप एक कंपाइलर को क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंपाइलर आप एक काम करना, ये माय फंक्शन है, एक फंक्शन आप उसको एग्जीक्यूट करो, तो कंपाइलर यहाँ से जंप करता है सीधे कहां पर, माय फंक्शन ढूंढने के लिए, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है, फिर माय फंक्शन के अंदर चला जाता है, दिस इज द ओपनिंग एंड दिस इज द क्लोजिंग, इसके अंदर जो जो है, तो कंपाइलर उस चीज को रीड करके आप लोगों के सामने रख देता है। दिस इज हाउ एक्चुअली द प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे फंक्शन का एक सिंपल सा प्रोग्राम, जो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे, देखो ये दो चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय कॉल बाय वैल्यू, अक्सर हमने सुना है, कॉल बाय सी में भी पढ़ा था हमने, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, और व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये आपको समझना है। देखो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डेफिनेशन वैसे भी पहले समझ नहीं आते हैं जब तक ना आपको प्रोग्राम समझ आएगा, क्योंकि मेरा रूल भी ये है कि सबसे पहले प्रोग्राम में देखो क्या हो रहा है, फिर जो ये है जो डेफिनेशन है ना, ये तो फिर उसी प्रोग्राम से निकलती है, जो प्रोग्राम में हम समझाते हैं क्या होता है, तो ये तो डेफिनेशन फिर वही होती है एक्चुअली। तो बेहतर यही है कि हम पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है प्रोग्राम में। देखो एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम फंक्शंस का क्या है, फंक्शंस का प्रोग्राम है। लेकिन फंक्शंस का प्रोग्राम क्या है कि हमने यहाँ पर आपने देखा होगा, ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट की है, ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ इस फंक्शन को। हाँ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था पैरामीटराइज्ड ये फंक्शन है, जहाँ पर हम खाली भी रख सकते हैं फंक्शन को, या फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर भी दे सकते हैं। देखो
यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एक प्रोग्राम है मेरा, तो मैंने एक एडिशन की एक फंक्शन क्रिएट की। देखो इट मीन्स यू मस्ट रिटर्न, देखो मैंने रिटर्न यहाँ पर किया, रिटर्न n1 प्लस n2। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज क्या किया था, इंट। अगर मैं इंट नहीं यूज करता, वाइड यूज करता तो मुझे रिटर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, मैं इसको खाली छोड़ सकता था। अब मैंने इंट इस्तेमाल किया। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर की, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन इज एड। उसके अंदर मैंने दो वैल्यूज, एक इंटीजर वैल्यू एक n1 डाल दे, दिस इज द नेम ऑफ n1 इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल जिसमें आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वेरिएबल, a variable is a container। once you create the variable, it means automatically a memory will be assigned to that variable, and when the memory is assigned to that variable, automatically you can put some value into that memory। that is how actually it works। यहाँ पर जब आप देख रहे हो, मेरे पास एक इंटीजर है, और इंटीजर n1 means n1 is the variable I want to store some value into n1, and integer n2 means integer is a, actually n2 is a variable, and the variable is of type integer, it can hold only numbers, n2 we can add some other number। मेरे पास n1 एक नंबर है, n1 तो दो नंबर है, तो ये कहां पर मैंने डिफाइन किया है, फंक्शन डिक्लेरेशन में। और these parameters are called as formal parameters, formal parameters। कौन, n1 और n2 फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमने इसको पैरामीटर दिया n1 और n2। क्यों दिया n1 और n2, लेटर ऑन वी कैन स्टोर सम वैल्यूज इनटू n1 एंड n2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर मैंने इसको रिटर्न, मैंने क्या, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, आपको पता है इसका ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने रिटर्न किया। रिटर्न क्यों किया, रिटर्न इसलिए किया क्योंकि अब ये कैपिटल आ रहा है तो स्मॉल लिखेंगे बेहतर रहता है ज्यादा। तो मैंने रिटर्न इसलिए किया बिकॉज़ आई हैव यूज्ड द रिटर्न टाइप एज इंटीजर। वंस यू रिटर्न टाइप एज इंटीजर, विद इन द पैरेंथेसिस you should declare the values of n1 and n2 so that it can be returned, the values of n1 and n2 will be returned in the form of addition। तो फिर जब मैं मेन में गया, मेरी बात सुनो, मेन में मैंने क्या किया, मैंने और एक नंबर क्रिएट किया, उसका नाम रखा मैंने num1। मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपने देखा n1, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर n1 है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा num1, इट मींस नंबर 1, num is nothing but is a number 1। तो उसमें मैंने 15 को स्टोर किया, और नंबर 2 में मैंने क्या किया, 20 को स्टोर किया। देखो ये जब आप समझ, इनको बोलते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर्स। व्हाई एक्चुअल पैरामीटर्स, इनको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर्स। तो क्या हो जाएगा फंक्शन में, क्या हो जाएगा, मेरी बात सुनो, जब मैंने सी आउट किया, मैंने बोला ऐड, मेरी बात सुनो, मैंने फंक्शन एक क्रिएट की, मैंने फिर एक मैं बोला इसको एडिशन करो, किसका, num1 को ऐड करो और num1 2 को ऐड करो। आपको लग रहा है जब मैं ये वाला पार्ट डिफाइन कर रहा हूं, इट लुक्स लाइक सेम दैट ऑफ दिस फंक्शन ऐड फंक्शन है ना, हाँ ऐड फंक्शन है, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा, num1, num2। What will be the num1 num2? It means the num1 values will be copied to the n1 and the num2 values will be copied to the n2। This is how actually it works। Actual parameters are to be copied into these formal parameters। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है, जहां पर आप कोई नंबर दे रहे हो, देखो दिस num1, जिनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, यू कैन चेंज द एक्चुअल पैरामीटर, आप एक्चुअल पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो, और फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया इससे कि एडिशन एक है, एक फंक्शन है, उसके अंदर मुझे दो नंबर वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल जिनमें मुझे वो कौन से एक्चुअल पैरामीटर्स रखने हैं। इट मींस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जितनी बार भी आप num1 नहीं लिख सकते हो, आप यहाँ पर a भी लिख सकते हो। मेरी बात सुनो, ये जरूरी नहीं है num1 लिखो, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, a इक्वल टू 15, यहाँ पर लिख सकते हो b, यू कैन चेंज द एक्चुअल पैरामीटर्स a एंड b इक्वल टू 15। फिर यहाँ पर num1 नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है, आप मुझे बताओ, a num2 की जगह क्या लिखना है, पैरामीटर के अंदर आपको b लिखना है, तो a एंड b, दिस इज आल्सो द राइट वे टू एड द टू नंबर्स। आपने एक नंबर क्या दिया 15, b दिया 15, और एडिशन में क्या डाला, a करके b। तो इसका ये मतलब हुआ जो ये a होगा, ये किस में होगा, इस वाले फंक्शन में, क्योंकि हमने फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। ये n1 जो एक्चुअली है, a किस में कॉपी होगा, n1 में वेरिएबल में, तो n2 वेरिएबल में कौन सा कॉपी होगा, इस फॉर्मल पैरामीटर में b कॉपी होगा, और फिर क्या करके देगा, इनको एडिशन करके देगा। क्यों? बिकॉज़ इट हैज टू रिटर्न n1 प्लस n2, इसका एडिशन रिटर्न करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी 20 प्लस 15, दैट विल बी 35। दिस इज हाउ। अब मैं यही रखूंगा num1 है, num2 मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा था, ये num1 और num2 में a b भी कुछ भी रख सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स में आप कुछ भी रख सकते हो। और जब कोई ऐसी सोबत आ जाए या ऐसी सूरत आ जाए जहां पर आप कोई दो वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो, उनमें कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, और जो वैल्यू आप नए नंबर क्रिएट कर रहे हो विद इन द मेन बॉडी, एट दैट टाइम यू कॉल इट एज एन एक्चुअल पैरामीटर्स। उन एक्चुअल पैरामीटर को ये कहां जगह लेंगे, ये num1 और num2 कौन सी जगह लेंगे, n1 और n2, क्योंकि आपने फंक्शन भी वैसे क्रिएट किया है कि मुझे एक फंक्शन चाहिए, उन दोनों का एडिशन चाहिए, नंबर होंगे n1 और n2। अब num1 जाएगा n1 में और num2 जाएगा n2 में। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हमने क्या किया, कॉल किया किनके साथ, वैल्यू के साथ। देखो
15 एक वैल्यू है, हमने कॉल की फंक्शन को, इस वैल्यू को। 20 इज ए वैल्यू, हमने इस वैल्यू के साथ किसको कॉल किया, इस वाले 2 को। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दिस टाइप ऑफ ए प्रोग्राम वी कॉल, देखो हमने फिर मैंने ऊपर लिखा होगा, अब आप इजीली समझ जाओगे क्या होता है। देखो, कॉल बाय वैल्यू इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है इन विच इट passes the copies of the actual parameters, है ना। एक्चुअल पैरामीटर कौन था, num1 और num2 था ना एक्चुअल पैरामीटर, इसके कॉपीज किसको पास किए इसने, फॉर्मल पैरामीटर्स को। किए कि नहीं किए, अभी तो मैं यही समझा रहा था आपको। मेरे पास जो फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, कौन एक्चुअल पैरामीटर है मेरा, num1 and num2 are the actual parameters, this one are the actual parameters because you are assigning the value here only, num1 and num2। तो कॉल बाय वैल्यू एक ऐसा मेथड है, इट कॉपीज, क्या बोलता है, इट पासेस द कॉपीज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। कौन सी कॉपीज, दिस 15 and 20 आर द कॉपीज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। किसको पास कर रहा है, दिस फॉर्मल पैरामीटर्स को, n1 और n2 को। यही तो बोल रहा है हमारा कॉल बाय वैल्यू, इट इज अ मेथड by which it passes the copies of the actual parameters to the formal parameter inside the function। inside the function जो है हमारे formal parameters, उनको ये value assign कर रहा है। and as you know, it passes the copies, so even if there is any change in the values inside the function आप किसी भी वैल्यू को चेंज करोगे, it will not reflect the change in the actual values में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। क्यों, अगर आप int n1 की जगह जो भी आप वैल्यू दोगे, जो भी इश्यू दोगे, तो इन वैल्यूज पे कोई असर नहीं पड़ सकता। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू copy the values of the actual arguments to the formal parameters in the function, उसको बोलते हैं हम कॉल बाय वैल्यू। तो अब देखोगे फिर मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज एक्चुअली num1 and num2। तो मैंने लिखा है हियर द कॉपीज ऑफ द वैल्यूज num1 and num2 आर बीइंग पास्ड टू n1 and n2। यही तो हम बोल रहे हैं, बिकॉज़ num1 and num2 आर द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड द कॉपीज ऑफ दिस एक्चुअल पैरामीटर्स आर पास्ड टू द n1 and n2। n1 and n2 आर एक्चुअली द फॉर्मल पैरामीटर्स, सो द एक्चुअल पैरामीटर्स आर num1 and num2। हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो ये दो है, क्योंकि वी आर असाइनिंग द वैल्यूज हियर ओनली, सो एंड इट passes the copies of the value to the functional formal parameters। तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। जहां पर हम क्या करते हैं, तो ये समझना है आपको, when we are passing the copies of the actual parameters, what is actual parameter, this we are assigning 15 to the num1 and we are assigning a value 20 to the num2, because these are both the integer type, because integer type is must, because we are passing a number, so return type is must here, the data type is must, data type and the variable name and assigning some value 15। तो अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट, तो क्या पढ़ेंगे हम, ऐसे पढ़ेंगे, we have a variable of data type integer which can hold or we can assign the value 15 to that variable। और ऐसे भी लिख सकते हैं, we are going to assigning 15 to the variable num1 which is of type integer। तो हम प्रोग्राम लैंग्वेज में इस स्टेटमेंट को ऐसे भी समझते हैं, हम उसको ऐसे पढ़ते हैं, we are assigning the integer value 15 to the variable num1 which is of type integer, or directly we can say 15 has been assigned to the variable num1 which is actually a integer type। तो हम इसको ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्चुअली द एक्चुअल पैरामीटर्स, द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स हैज बीन असाइन्ड टू द फंक्शन add, and add is a function, and we are assigning the actual parameters, that is num and num2, which means 15 and 20 has been assigned to the addition. The addition is nothing but it is a function actually, so see how it means, we are calling that function, we are going to print the values num1 and num2 that has actually been assigned to the function called add। तो ऐसे हम प्रोग्राम लैंग्वेज इस चीज को पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कौन सा, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को समझाने के लिए। सो देखो, कॉल बाय रेफरेंस में भी मैंने एग्जांपल सेम प्रोग्राम डाला है, सेम एग्जांपल डालिए, कोई चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को लिखोगे, जब आपको ये प्रोग्राम जाए कितनी हो जाएगी, सेम प्रोग्राम आपको याद रखना है, एक ही बार इस प्रोग्राम को याद रखना है और 2 बार लिखना है, लेकिन थोड़ी सी चेंज ये करनी है, हियर यू आर पासिंग द एड्रेस, you are passing the form parameters with address, ampersand means nothing but it is an address, when I say it is an address of what, it is an address of this actual parameter, when I give ampersand से आप समझ जाओगे I am giving the address। अब वहां पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आप समझोगे, इसमें आपने क्या होगा, देखो n1 अलग एक मेमोरी लेगा, n2 अलग मेमोरी लेगा, और ये num1 मेमोरी लेगा, num2 मेमोरी लेगा। यहाँ चारों के चार वेरिएबल जो होंगे n1 n2 num1 और num2 अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे, अलग अलग मेमोरी स्पेस लेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं,
हम एड्रेस रखते हैं, किसका एड्रेस रखते हैं, num1 का एड्रेस रखते हैं और उस एड्रेस पे उसको इस वैल्यू को ले लेते हैं। और the ampersand n2 means it is the address of the n2, that's actually a number 2, it keep the address, formal parameters has been defined with the address। तो यहाँ पर जब हम प्रोग्राम को एडिशन करेंगे num1 and num2 तो क्या हो जाएगा, देखो फिर क्या बोलता है हमें कॉल रेफरेंस, एक्चुअली इट इज अ मेथड। कौन सा मेथड, सेम ऊपर भी हमने लिखा, लेकिन which passes the references और address of the actual parameters to the function formal parameters। ये तो इसका एड्रेस दे देता है। एक्चुअली उसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर हम आपने कॉल बाय वैल्यू में क्या देखा, हमने वैल्यू को कॉपी और पेस्ट किया। व्हाट इज मीन बाय कॉपी एंड पेस्ट, वो वहां पर भी होंगे, num1 में भी होंगे, n1 में भी वैल्यूज होंगी, लेकिन यहाँ पर हम उसको ये नहीं बोलते हैं, हम उसको डायरेक्ट पता बता देते हैं कि जाओ वहां पर वेरिएबल्स हैं। एक ये हुआ कि मेरे पास कोई चीज है, मैंने दूसरे को, मेरे पास एक चीज है तो उसकी कॉपी मैंने जेरॉक्स कॉपी निकाल के दूसरे के पास भी रख दी, तो कॉल बाय वैल्यू हो गया। लेकिन दूसरा ये हो गया कि जो मेरे पास चीज है मैं दूसरे को भी कैसे दे दिया, तो उसको बोलता मैं अब यहाँ पर आ जा और देख लो ये क्या है, तो इट मींस उसने भी देख लिया मैंने भी देख लिया, हालांकि चीज एक ही है, तो वी कैन कॉल इट एज ए रेफरेंस। तो इट मींस की वैल्यू एक ही है लेकिन उसको दो बार इस्तेमाल किया जा रहा है, दो वैल्यूज में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक्चुअली व्हाट happens in the call by reference, you can easily understand that actually it passes the references or the address of the actual parameters to the function formal parameters। ये एक्चुअली यहाँ पर क्या देता है, उनको एड्रेस दे देता है, क्या बोलता है, n1 को एड्रेस देता है, कौन सा एड्रेस, num1 का एड्रेस को मिल जाता है, ये मेमोरी लोकेशन मिल जाती है, इस मेमोरी लोकेशन में कौन सा वैल्यू स्टोर है, इट वर्क्स ऑन द एड्रेसेस rather than it works on the actual values। So हमने यहाँ पर इसीलिए बता दिया which means if there is any change in the values inside the function, it means अगर आप यहाँ पर चेंज कर लोगे ना, वहां पर आपने देखा था अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते कॉल बाय वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था फंक्शंस को, क्यों, क्योंकि वैसे भी उसको वहां से कॉपी करनी थी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई भी चेंज की ना तो क्या हो जाएगा, इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द एक्चुअल वैल्यूज, तो एक्चुअल वैल्यूज में भी चेंज आ सकती है बिकॉज यू आर वर्किंग विद द एड्रेस रादर देन विद द वैल्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू आर वर्किंग विद द एड्रेस how address can be given with the help of this ampersand, ठीक है ना, and ये and सिंबल से आप इस एड्रेस को दिस and ampersand n1, हालांकि ऊपर भी प्रोग्राम यही है नीचे भी प्रोग्राम यही है, लेकिन यहाँ पर हमने n1 के सामने क्या लगाया है and, यहाँ पर भी n2 के सामने लगाया है and, दोनों के दोनों प्रोग्राम सेम है। यहाँ पर एक ये है कि मतलब हम कॉपीज को पास करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, एड्रेस को पास करते हैं, किनको, फॉर्मल पैरामीटर्स को, कौन से, एक्चुअल जो पैरामीटर्स के होंगे कॉल बाय रेफरेंस में। देखो यहाँ पर फिर हमने नीचे क्या मैंने डिफाइन किया हुआ है, मैंने बता हियर ampersand n1 sorry and n1 and n2, what are these actually, these are the reference or we can say these are the address of the number 1 and number 2, we can keep directly the address of number 1 and number 2 with the help of this and that is why the change in the formal parameter will reflect the change in the actual parameter। तो ये इन दोनों में से फर्क है कि अगर आप वहां पर चेंज कर रहे हो कहां पर, फॉर्मल पैरामीटर में, तो डेफिनेटली इट विल ऑटोमेटिकली वो चेंज कहां आपको दिखेगी, वो चेंज आपको एक्चुअल पैरामीटर में दिखेगी। लेकिन इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू वहां पर एक्चुअल पैरामीटर अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करोगे वो चेंज आपको कोई असर नहीं पड़ेगा एक्चुअल पैरामीटर्स पे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स पे भी असर पड़ सकता है अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी चेंज ले आते हो, तो उसको बोलते हैं दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो ये चीजें आपको समझनी ही समझनी। फिर मैंने इनको दो चार पॉइंट डिफाइन किए ताकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया जल्दी मिल जाए। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, तो आप ये चार पॉइंट इजी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर आप इजीली ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ा मार्क्स का 7 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे 15 मार्क्स तो नहीं चांसेस है इसके, लेकिन 7 मार्क्स पूछे जा सकते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर कॉल बाय वैल्यू लिखोगे अच्छे से, उसके एग्जांपल लिखोगे और बाद में लास्ट में फिर ये दोनों डिफरेंसेस भी दोगे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, और यू कैन राइट सिंपली कॉल बाय वैल्यू एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू कैन एक्सप्लेन, दैट इज एनफ फॉर मार्क्स 3। देखो अब यहाँ पर मैंने देखो हमने ये बताया कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है। देखो इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, वी कैन पास द वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज टू आर्गुमेंट, है ना, वैल्यूज दे देते हैं ना, और क्या होता है एक्चुअल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड, एक्चुअल वैल्यू में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, फॉर्मल में कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं कर सकते, वो तो मैंने बता दिया आपको। दिस मेथड इज चलो, ये मेथड चलो है, लेकिन बोथ फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर हैव डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। मैंने बोला ना ये अलग अलग मेमोरी लेता है। कॉल वैल्यू में आपने n1 और n2 डिफाइन किया, फॉर्मल में वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन लेंगे, लेकिन n1 के लिए अलग मेमोरी लोकेशन होगा, n2 के लिए अलग मेमोरी लोकेशन होगा, एंड num1 के लिए अलग मेमोरी लोकेशन होगा, num2 के लिए अलग मेमोरी लोकेशन होगा। वो किसमें, कॉल बाय वैल्यू में स्लो मेथड है बिकॉज़ यू हैव द वैल्यूज इन द 4 मेमोरी लोकेशंस। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या आप देखोगे, इट इज अ वेरी फास्ट मेथड बिकॉज़ देयर इज नथिंग लाइक, देखो
you can pass the address of the value to the argument, not the value but the address. यहाँ पर value आप assign कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ address आप assign कर रहे हो, और ये क्या हुआ, the actual value is modified. यहाँ पर actual values modify हो सकते हैं, तो हर जगह वो modify. फॉर्मल में आप, मैंने क्यों लिखा actual values, तो इसका मतलब ये हुआ कि change in formal parameters. If you change the formal parameters, the actual parameters will be changed. If you change in the formal parameters, the actual values will not get modified, will not get changed. इसका ये मतलब हो गया. तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ऊपर समझाने के लिए. यहाँ पर ये मेथड स्लो है, ये फास्ट है. क्यों स्लो एंड फास्ट है? It gets 4 memory locations to store the 2 values. Here only 2 memory locations to store the values. Why? Because both formal and actual parameters are at the same memory location. तो ये तो हमने समझा. तो हमने समझा कॉल वैल्यू और कॉल वैल्यू में देखोगे, जब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने n1 किया, इसके लिए होंगे 4 देगा कौन, हमारा 4 बाइट्स मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी, इसको बीच बाइट्स आएंगे, अलग 4 बाइट्स मिल जाएंगे, अलग इस वैल्यूज में हर एक वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी मिलेगी. लेकिन रेफरेंस में इनको क्या मिलेगी, चाहे n1 और n2 होगा, इनको सेम क्या मिलेगी. देखो यहाँ पर हमने रेफरेंस का n1 और n2, यहाँ पर एक ही वेरिएबल मिलेगा, दैट इज num1 एंड num2. जो इसकी वैल्यूज होंगे ये ऑटोमेटिक उन वैल्यू को कॉपी करेगा. इट डजंट नीड टू क्रिएट द अनदर मेमोरी लोकेशन और असाइन द न्यू मेमोरीज टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 बिकॉज़ वी आर डीलिंग द रेफरेंस रादर देन द वैल्यू. तो यहाँ पर आप देखोगे कॉल वैल्यू वही डिफरेंस मैंने यहाँ पर इस पेज में लाई है. एक्चुअली जगह मैंने लिखा ना, इन दिस मेथड द एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट मॉडिफाइड. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बाय चेंजिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मेट देयर इज नथिंग, it will never ever get a problem to the actual parameters. That is why we can write in simple words, in this method the actual values is not modified even if you can modify the values in the formal parameters. यहाँ पर मैंने क्या लिखा, the actual value is modified. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप formal parameters में चेंज ला रहे हो तो यहाँ पर भी इसमें चेंज आती जाएगी. इसलिए मैंने बोला ये दोनों हालांकि हमारे पास 4 मेमोरी लोकेशन n1 n2 num1 num2, ये सिर्फ 2 ही मेमोरी लोकेशन लेगा, लेकिन यहाँ फॉर्मल्स के लिए भी वही होंगे और एक्चुअल के लिए भी वही होंगे. लेकिन यहाँ पर फॉर्मल के लिए मेमोरी लोकेशन होंगे, एक्चुअल के लिए अलग मेमोरी लोकेशन होंगे. तो इसी को बोलते हैं हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो ये बहुत यहाँ पर आपको समझे, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्चुअली पूछ व्हाट आर फंक्शंस, सिंटैक्स लिखो, एक छोटी सी एग्जांपल दे दो. कॉल बाय वैल्यू देखो, ये डेफिनेशन लिखो, इसके लिए एक एग्जांपल लिखो, नीचे जा व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन दिस प्रोग्राम. आउटपुट भी लिख सकते हो, द आउटपुट विल बी 35 बिकॉज़ वी आर गोइंग टू ऐड these two numbers 20 and 35. That is not problem, we can write. Even if you don't write the output, the examiner can easily understand what actually you want to pass the message. तो यहाँ पर आप फिर कॉल बाय रेफरेंस आपने समझा होगा, वी कैन ऐड एक्चुअली रादर देन वैल्यूज वी कैन एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स. ठीक है ना, टू द किन पैरामीटर को, फॉर्मल पैरामीटर्स को. तो यहाँ पर आपको समझ आएगा द फॉर्मल पैरामीटर्स विल बी द पैरामीटर दैट हैज बीन डिफाइंड इन द फंक्शन. जो फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट देते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं. ठीक है ना, और जो आर्गुमेंट्स किस में होते हैं, मैन में होते हैं, उनको एक्चुअल आर्गुमेंट्स बोल देते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको कमेंट वीडियो मैंने बता दिया, मुझे पता ये समझ आया ना आराम से, बहुत ही आसान है. कॉल बाय वैल्यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय द कॉल रेफरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. आई हैव गिवन 2 डिफरेंट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द सेम एग्जांपल विद द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है ना, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो मैं क्यों आपके सामने सेम 2 प्रोग्राम ला रहा हूँ, ताकि आपको समझ आएगा, प्रोग्राम लिखने में भी याद रखने में भी आसानी हो जाएगी, और जब इसको एक्सप्लेन कर पाओगे तो एक ही प्रोग्राम को याद रखना है और दूसरे प्रोग्राम में छोटी सी एक माइनर चेंज लगानी है, और माइनर चेंज के कारण आपको माइनर वैल्यूज में भी चेंज करने हैं कि एक्चुअली व्हाट इट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस एंड. ठीक है ना. तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में 7 मार्क्स का, एक्सप्लेन द कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है ना. अगर 7 मार्क्स आया तो प्लीज डिफाइन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. इफ इट इज 3 मार्क क्वेश्चन देयर इज नो नीड टू गिव द एग्जांपल, इंस्टेड राइट दिस 3 to 4 pointers that will be enough to get 3 marks. तो अब more important है इसमें हम फंक्शन में इसका फंक्शन ओवरलोडिंग. ये बहुत ही 2 चीजें हैं जो टॉपिक मैंने आपको एक्चुअली आपने चैनल में देखा होगा. ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, मुझे पता था ये टॉपिक में कब उसमें मुझे पता था कौन सा टॉपिक कब आपको समझना है और पढ़ना है, इसलिए मैंने वहां पर उसको टच भी नहीं किया था. अब मैं आपके सामने इस टॉपिक को ला रहा हूं ताकि क्योंकि बिकॉज़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ दीस फंक्शंस. इफ यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ दीस फंक्शंस, हाउ द फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड एंड हाउ दीस फंक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड, and you can easily understood what actually what is the purpose of this function.
overloading and function overriding. These are two different concepts. The first one concept we called it as a concept overloading, and the next one we called it as overriding. तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं what actually is function overloading. What is the role of this function overloading? Why we called it as a function overloading? What actually happens with the help with this? तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, तो बेहतर यह है कि इस चीज डेफिनेशन को समझ program and understand what is happening in the program. देखो मैंने क्या किया, एक देखो यहाँ पर आपको मैं ना फंक्शन जरूर बना सकता था, लेकिन मैंने एक क्लास इस्तेमाल किया क्योंकि we are dealing with the class and the objects, because when you talk about the object oriented programming it means you are talking about the objects. तो यहाँ पर मैं इसीलिए क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स डाल रहा हूँ. इट मींस इट गिव यू अ मोर क्लियरेंस अबाउट दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, a clear vision about this programming language. So that is why I am going to add the two numbers and I am creating these two numbers and I am creating this function inside the class because I am creating a class. So with the help of class create, यहाँ पर आप इतना तो आप सबको समझ है, इतना समझ तो है आप में कि what is this actually. Sorry, यहाँ पर मैंने इसको enter मारा. Actually instead of this I should enter here. देखो तो यहाँ आप easily understand करोगे कि these are the, ये आपको डिपेंड नहीं करने, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ और ना ये तब आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो these other files are important, उनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कभी बोल देते हैं because all the functionalities of the program which you are using lies in between them. तो जब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास क्रिएट किया. मेरी बात सुनो, यहाँ पर पहले हम प्रोग्राम एक समझ लेते हैं प्रोग्राम. तो मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैंने एक क्लास क्रिएट किया और क्लास का नाम रखा एडिशन. ठीक है ना, एक क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक एडिशन रखा, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास. और आपको पता है क्लास कैसे लिखते हैं हम, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द क्लास एंड दिस इज द क्लोज. क्लास को क्लोज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकोलन. और इसके अंदर जरूरी होता है दिस एक्सेस स्पेसिफाई whether you want to put this as public or you want to put this as private, you want to put this as protected. If you call it as a public, it means the other members can also access these members. If you put a private, it means within this class the members can be accessed. If you put protected, it means you are giving some, for some other uses. जैसे कि आप protected लिख रहे हो, it means you are protecting these values from the outer interference जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पर आप समझो कि actually we are giving a public because we are going to create other functions so that these values can be used in the other functions also. So we are giving a public access specified. How this public is to be written, with the help of this colon. तो ये तो बार-बार मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से दिमाग में रह जाए कि हाँ कैसे हम लिखते हैं, हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर पब्लिक को. देखो फिर मैंने क्या किया, मेरी बात सुनना, आपको यहाँ पर समझ आए ये क्या है, ये तो फंक्शन है क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना फंक्शन, क्यों पढ़ा. हाँ, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड वी आर असाइनिंग सम वैल्यूज एंड वी आर पासिंग सम आर्गुमेंट्स. ठीक है ना, और इस फंक्शन में हम फिर क्या करें, बिकॉज़ वी आर यूजिंग इट सो वी आर रिटर्निंग दीस, द एडिशन ऑफ दीस टू num1 and num2. वी आर रिटर्निंग दीस वैल्यूज एंड लेटर ऑन एंड अनदर फंक्शन विद द सेम नेम. मेरी बात सुनो, मैंने और एक फंक्शन किया विद द सेम नेम. यहाँ पर भी तो फंक्शन नेम सेम था और यहाँ पर भी तो फंक्शन नेम सेम है. व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यहाँ पर तो हमने दो वैल्यूज का एडिशन किया, तो यहाँ पर मैं तीन नंबर्स का एडिशन कर रहा हूँ. हालांकि लेकिन वैल्यूज का तो छोड़ो, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा कंपाइलर किस सम को लेगा, क्या कंपाइलर इस सम को लेगा या कंपाइलर इस सम को लेगा. It means कि we are creating the function with the same name. We are creating two different functions with the same name. Int sum, this is int sum. The name of the function will be same, but what actually differs is signature. Signature nothing but signature are these arguments. Here we have we have defined two variables. Here we are going to pass three variables or three arguments to this function, but the name of the function is same here also, here also. So when we go to the program, here we should return these three values and perform some addition because this is the role of this function. So we have two different functions, not two different functions. Yes, actually it's a two different functions, but the name of the function will be same. एक फंक्शन ये हो गई, दूसरी फंक्शन ये हो गई. The only difference is that the difference is what? The difference is actually these arguments. Here two arguments have passed, here three arguments has been passed. लेकिन जब हम मेन में जाते हैं फिर देखते हैं मैंने क्या, क्योंकि जब आप क्लासेस क्रिएट करो, मेरी बात सुनना, तो उस क्लास को कॉल करने के लिए आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. एडिशन इज द नेम ऑफ द क्लास एंड you are creating the object for that class. Why object are created? Because you can call this function via this object.
मैंने परसों भी पढ़ा है, जब भी मैंने कोई भी प्रोग्राम को पढ़ा है, जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा, वहां पर हमने देखा कोई भी हमने क्लास जब क्रिएट किया, उस क्लास के लिए हमने क्या किया, दिस इज एडिशन इज अ क्लास, उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज द ऑब्जेक्ट, वाया दिस ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल दिस फंक्शन। देखो मैंने फिर क्या, इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, सम ऑफ दिस एंड दिस, मैंने क्या किया, इसको कॉल किया, किस सम को कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट से मैंने और एक सम को कॉल किया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या, मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने दो ही वैल्यू इसके अंदर लिखे, मैंने वैल्यू यहाँ पर 3 अंदर की, तो कंपाइलर क्या अंडरस्टैंड करेगा, जब आपके पास 2 वैल्यूज होंगे जो पहले वाले फंक्शन के पास जाएगा, जब आपके पास 3 वैल्यूज होंगे ये दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करेगा। पहले वाले फंक्शन में तो 2 वैल्यूज हमने पास किए, num1 एंड num2, यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज है, तो क्या हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्यों बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग? बिकॉज यू हैव द सेम फंक्शन नेम, then you have 2 different functions with the same name and you are assigning the different values, different signatures when it happens in the program, so we call it as a function overloading। तो अब डेफिनेशन में देख लेंगे, क्या हमने सच में यही सीखा प्रोग्राम में, क्या सच में यही था हमारा प्रोग्राम? हाँ देखो, let's see the definition। function overloading is a feature of object oriented programming where 2 or more functions have the same name but different parameters। यही तो मैंने बोला, फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा फ्यूचर है, किसका फ्यूचर है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ्यूचर है, जिसमें क्या है, मोर देन 2 फंक्शंस होंगे विद द सेम नेम, लेकिन फर्क किसमें होगी, पैरामीटर्स में, क्योंकि वहां पर आप पैरामीटर 1 2 पास कर रहे हो, दूसरे में 2 3 पास कर रहे हो। सो व्हेन अ फंक्शन नेम इज ओवरलोडेड विद अ डिफरेंट जॉब, इट्स कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है ना, फंक्शन को हम कॉल कर ले, हालांकि उनका काम अलग अलग है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी सेम फंक्शन को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, we call it as a function overload because 2 functions are more functions with same function के बहुत सारे फंक्शन जो सेम है, 2 3 फंक्शन है, 3 से ज्यादा फंक्शन लेकिन सेम नेम से है, तो उसको ओवरलोड ही कहेंगे। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है उसको बोलते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग। सो इन द फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन नेम शुड बी द सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन नेम शुड बी द सेम, लेकिन फर्क कहां पर होनी चाहिए, आर्गुमेंट्स में। आर्गुमेंट्स आर नथिंग बट दीस आर द पैरामीटर्स विद इन दीस फंक्शंस, जैसे कि यहां पर इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स भी बोलते हो, इनको आप क्या बोलते हो, पैरामीटर्स भी बोलते हो। ठीक है ना, सो आर्गुमेंट शुड बी डिफरेंट, आर्गुमेंट्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। अब अगर आर्गुमेंट्स डिफरेंट नहीं होंगी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मुझे बताओ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ओवरराइडिंग की, तो वहां पर एक ही फंक्शन को वो कॉल करेगा। मेरी बात सुनना, वो बाद में देखूंगा मैं, तो देखो फिलहाल फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हो ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है, पॉलीमॉर्फिज्म व्हाट, पॉली मींस मेनी, मॉर्फिज्म मींस shapes, it has a different shapes, it has a different more than one same function with more than 2 features, तो function name तो same है लेकिन feature इसके क्या है, अलग अलग हैं। the name of the function will be the sum, but here the purpose of the function is different, here we can have only, we can add 2 values, but here the name same function will be the same, so poly means the same function, morphism means it has 2 different variations। वेरिएशन किसमें है, these signatures में, इनको signatures भी बोलते हैं, signatures, signatures बोलो, पैरामीटर्स बोलो, आर्गुमेंट्स बोलो, तो इनमें डिफरेंस होती है। so that is why we call it is actually one of the example of a polymorphism। so यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को समझा आपने साइड में देखा कि एक क्लास हमने क्रिएट किया, क्लास के अंदर हमने कितने फंक्शंस क्रिएट किए, ये एक फंक्शन होगी हमारी, ये 2 फंक्शंस होगी, द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम, दैट इज सम, यहाँ पर भी रखा सम, यहाँ पर भी रखा। व्हाट एक्चुअली डिफर्स, that differs is arguments, because here we have 2 arguments and here we have 3 arguments। ये जरूरी नहीं है, यहाँ कभी कभी क्या लिखोगे, int sum मत लिखो, यहाँ float sum लिखो, actually the name of the function should be same, ये sum है, ये भी sum, यहाँ पर आप float भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है इंटीजर करना, हो सकता है हमारे पास कुछ डेसिमल वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पर आप int पास करो, यहाँ पर float करोगे, ये जरूरी, यहाँ पर sum होगा, तो यहाँ पे sum होगा, लेकिन sum किनका होगा, float का। float कब करते हैं, when you want to give the values of decimals also, जैसे आपको डेसिमल भी चाहिए, इंटीजर क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर करता है। अगर मैं आपको कहूंगा 2.5 कितना हो गया, तो आप बताओगे सर वो हो गया 5, बिकॉज़ 2.5 प्लस 2.5 विल बी द 5। लेकिन अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया होगा ना 2.5 एंड 2.5, यू नो व्हाट विल बी द रिजल्ट। देखो मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा एक चीज, देखो अगर मैं लिखूंगा 2.5, मेरी बात सुनना, 2.5 और इसको ऐड करूंगा 2.5 से, तो एक्चुअल जो रिजल्ट होगा ना वो 5 होगा, क्योंकि 2.5 प्लस 2.5 विल बी 5। अगर, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा अगर आपने इसका डेटा टाइप क्या दिया होगा, मेरी बात सुनना, अगर आपने डेटा टाइप फ्लोट दिया होगा तभी रिजल्ट आएगा 5।
अगर आपने यहाँ पर डेटा टाइप दिया होगा int int, आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट 5 नहीं आएगा, रिजल्ट 4 ही आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद की वैल्यूज को इग्नोर करता है। ये इस वैल्यू को इग्नोर करेगा, इस वैल्यू को इग्नोर करेगा। ये कौन देखेगा? ये सिर्फ इस वैल्यू 2 को देखेगा और इस वैल्यू 2 को देखेगा। 2 + 2 4 करेगा। हालांकि पॉइंट डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट उनको इग्नोर करेगा। इसीलिए हम कभी कभी इंट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, हम ज्यादातर फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब आपको परसेंटेज निकालनी होगी, जब आपको एवरेज निकालनी होगी, तो वहां पर हम इंटीजर का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर किसका इस्तेमाल? फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज इवन दीज डेसिमल वैल्यूज हैव अ वैल्यू। जैसे आपने देखा 0.5 एक तो 1 बन गया था, यहाँ 4 आया, 4 और 5 में बहुत फर्क है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर फ्लोट का इस्तेमाल करते हो। यही फर्क है इंट और फ्लोट में, क्योंकि इंट क्या करता है? ये सिर्फ वैल्यूज को, एक्चुअल वैल्यूज को क्या करता है? रिजल्ट करके देता है। फ्लोट क्या करता है? अगर डेसिमल में भी कोई नंबर होगा उनको भी प्रिंट करके दे देता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इसका रिजल्ट जब जब आउटपुट करोगे इसका, देखो 2 फंक्शन क्रिएट किए मैंने, उन फंक्शन में फिर मैंने किया एक ऑब्जेक्ट पास किया, उस ऑब्जेक्ट के जरिए उनको कॉल किया और उनको वैल्यूज असाइन की। यहाँ पर आर्गुमेंट्स 20 और 15 दीज आर द एक्चुअल आर्गुमेंट्स व्हिच वी आर पासिंग टू दीस फंक्शंस। ये भी एक एक्चुअल पैरामीटर, 3 पैरामीटर्स हैं, उसको एक्चुअल में हमने पास किया। तो देखो रिजल्ट ऐसे होगा 20 15 81 110। क्यों? 2 बार, क्योंकि बिकॉज़ वी हैव 2 डिफरेंट फंक्शंस। सो एक की वैल्यू ये होंगे, दूसरे की वैल्यू होंगी। तो फिर मैंने क्या क्यों करते हैं हम इस्तेमाल? इसलिए क्योंकि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 2 फंक्शंस that should do the same thing, it is better to overload one, है ना? तो ओवरलोड कर लेंगे। क्यों बार बार दूसरे फंक्शन एक में अलग काम करे, दूसरे में अलग काम करे? क्यों हम ओवरलोड करेंगे, सेम फंक्शन नेम रखेंगे और एक में ये दोनों काम चलाएंगे। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएंगे, यू कॉल इट एज ए फंक्शन ओवरलोडिंग। बहुत ही सिंपल सा है। इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म कभी डिफाइन भी कर रहे हो ना, तो पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जांपल में लिखोगे फंक्शन ओवरलोडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, which can have more than 2 shapes. Poly means many, same, and morphism means behaviors. Same function with a different behavior, same name with different behaviors. एक जगह same name होगा तो उसकी different behaviors होंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका रोल होगा। तो उसके बाद आता है, देखो उसके बाद लास्ट पार्ट आप मैंने यहाँ पर दिया है, that is called टाइम। क्या हुआ? shall we continue or shall we stop here? कंटिन्यू करें क्या रुक के?